मेरी अधूरी सी मोहब्बत, ऑथर शालिनी सिंह, मेरे यानी जानवी के साथ। 2012 मुंबई। 25 साल का लड़का मुंबई की सबसे बड़ी और आलीशान बिल्डिंग की टेरेस पर खड़ा था, एक हाथ में सिगरेट और अपनी नीली आंखों में एक अजीब सी उदासी लिए। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरमान मलिक। उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखना जरूरी नहीं समझा। शायद वो जानता था पीछे से आवाज देने वाले इस इंसान को। वो आदमी अरमान के साथ आकर खड़ा हो गया, अपने हाथों में विस्की के 2 पैग लिए हुए। उसने एक गिलास अरमान की तरफ बढ़ा दिया। अरमान ने वो ग्लास अपने हाथों में लिया और उस इंसान की तरफ देखा और बोलना शुरू किया, राज सिंह, कहिए, क्या काम पड़ गया जो आपको मेरे दरवाजे तक खुद आना पड़ा? राज सिंह, अरमान, जो काम मैं तुम्हें सौंपने आया हूं, वो काम इस पूरी मुंबई में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। इसके साथ ही राज के चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ गई। राज ने अपनी विस्की का एक घूंट भरा और एक टेबल पर पड़े हुए मैप की तरफ चलते हुए अरमान को इशारा किया। अरमान ने टेबल पर पड़े मैप पर नजर डाली। राज ने कहना शुरू किया, नवी मुंबई में एक बिल्डिंग है जो कि मेरे अंकल के नाम की है। मैंने उनसे कहा कि वो बिल्डिंग मुझे बेच दो, मैं वहां बार और क्लब बनवाना चाहता हूं और इसके लिए मैं उन्हें मोटी रकम दे सकता हूं, बाकी लोगों से ज्यादा। लेकिन वो नहीं माने। ये कहते हुए राज ने अपना हाथ टेबल पर जोर से मारा। उसकी आंखों में अपने अंकल के लिए गुस्सा साफ देखा जा सकता था। अंकल नहीं माने। उन्होंने अपनी बिल्डिंग किसी दूसरे आदमी को बेच दी और वजह ये बताई कि वो आदमी वहां अनाथ आश्रम खोलेगा। परसों उस जगह की रजिस्ट्री है। राज अरमान की तरफ देखकर बोलना शुरू करता है, मुझे उस बिल्डिंग के पेपर्स अपने पास चाहिए। तुम्हें उस आदमी से वो बिल्डिंग मुझे दिलानी होगी। साम दाम दंड भेद जो भी करो, बस वो बिल्डिंग मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर। अरमान चुपचाप सब सुन रहा था। अब अरमान ने बोलना शुरू किया, काम हो जाएगा। राज ने मुस्कुराकर कहा, जानता था, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। बोलकर एक लिफाफा अरमान की तरफ बढ़ा दिया। इस लिफाफे में उस आदमी की सारी जानकारी है। ये डील करोड़ रुपए की है। यकीन करो, अगर ये डील हो गई तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। अरमान लिफाफा उठाते हुए, परसों शाम तक पेपर्स तुम्हारे टेबल पर होंगे। ये कहते हुए अरमान बिल्डिंग से नीचे आया, पार्किंग से अपनी ब्लैक मर्सिडीज निकाली और हाईवे पर घुमा दी। जहां अरमान अपने आने वाले कल से अनजान था, वहीं कोई और भी जो अपने कल से अनजान अपनी जिंदगी जी रही थी, या कह लो उसे भी इंतजार था। मुंबई। एक लड़की सुबह से ही किचन में लगी हुई थी, सारी कामों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश में। तभी एक लड़का किचन में आकर बोला, मेरा टिफिन कहाँ है दी? 12 साल का अमित शर्मा। ये लड़का इस लड़की का भाई है और जान भी। लड़की ने मुस्कुराकर टिफिन उसके हाथ में दिया और अमित ने हमेशा की तरह स्कूल जाने से पहले लड़की के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। अमित मुस्कुराता हुआ स्कूल के लिए चला गया। लड़की ने अपने लिए कॉफी बनाई और बालकनी में चली गई। सुबह का मौसम, ठंडी हवाएं अनाया के चेहरे को छूते हुए निकल रही थी। अनाया शर्मा, 21 साल की खूबसूरत लड़की, 5 फुट 4 इंच हाइट, गोरा रंग, सुनहरे लंबे बाल, चेहरा मानो फुर्सत में बनाया हो भगवान ने। खूबसूरती में अप्सरा को भी मात दे, लेकिन आंखों में कुछ था, उसका अधूरापन, उदासी, या इससे ही कुछ मिलता जुलता। अनाया ने अपनी कॉफी खत्म ही की थी कि डोरबेल बज गई। अनाया ने गेट खोला तो नियति सामने खड़ी थी, उसकी मेड। अनाया ने बोलना शुरू किया, कहाँ थी भाभी आप? इतनी देर लगा दी आपने, देखो पूरा घर फैला पड़ा है। आप सफाई करो, मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आती हूँ। और हाँ, नाश्ता किचन में रखा है, पहले उसे खा लेना।
नियति ने आते ही नाश्ता किया और अपने काम में लग गई। नौ बजे अनाया अपने कमरे में से भागती हुई आई और नियति से बोली, भाभी आपने नाश्ता किया? नियति ने बोला, जी दीदी, और आपका टिफिन पैक कर दिया है। अनाया नियति को थैंक यू बोलकर नियति के साथ घर से बाहर निकल गई। अनाया ने अपनी एक्टिवा स्टार्ट की और अपने ऑफिस निकल गई। अनाया अपने ऑफिस पहुंची और एक्टिवा पार्किंग में लगाती हुई लिफ्ट की तरफ बढ़ी। तभी उसे उसकी दोस्त अपूर्वा मिल गई। दोनों बातें करते हुए अपने अपने केबिन की तरफ बढ़े। अनाया अपने केबिन में आकर बैठी ही थी, तभी पियून आया और कॉफी देते हुए गुड मॉर्निंग विश किया। हमेशा की तरह अनाया ने भी उसे मॉर्निंग विश किया और हालचाल पूछे। पियून ने उसे बताया कि बॉस ने आपको उनके केबिन में बुलाया है। ये सुनते ही अनाया को खांसी आ गई और मन में ही बड़बड़ाने लगी, पता नहीं अब कौन सा नया बम फोड़ेगा ये पेटू मेरे सर पे। 10 मिनट तो उसने ये सोचते हुए गुजार दिए कि लास्ट इवेंट में उसने कौन सी गलती की थी जो उससे ये स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए केबिन में बुलाया गया है। उसने खुद को हिम्मत दी, जो होगा देखा जाएगा, महादेव बोलकर उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और बॉस के केबिन की तरफ बढ़ी। उसने डोर नॉक किया और कहा, मे आई कम इन सर? कम इन अनाया शर्मा, बॉस ने कहा। अनाया केबिन में आई और पूरे कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। पूरे केबिन में धूप और अगरबत्ती की महक थी और साथ में ढेर सारा धुआं भी। बड़ी बड़ी तस्वीरें बॉस की मुंबई के बड़े और बिजनेस लोगों के साथ। दूसरी तरफ बहुत सारी ट्रॉफीज रखी थी। एक तरफ बॉस खड़े होकर लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहे थे। उन्हें लक्ष्मी जी से बहुत प्रेम था, अर्थात धन से। अनाया पूरे 5 मिनट यूं ही खड़ी रही, बॉस की पूजा खत्म होने के इंतजार में। तभी घंटी बजी बॉस के मंदिर की। अनाया ने सोचा, बेटा अनाया तैयार हो जा, ये पेटू अब तेरी घंटी बजाएगा। बॉस सामने आया और अनाया को इशारे से सामने पड़ी चेयर पर बैठने को कहा। 55 साल का मोतीराम चौरसिया इवेंट कंपनी का मालिक खुद भी अपनी चेयर पर बैठ जाता है और बोलना शुरू करता है, मिस शर्मा, आपको इस कंपनी में काम करते हुए कितना टाइम हो गया? अनाया ने बोलना शुरू किया, सर 3 साल 7 महीने। मोतीराम ने मुस्कुराकर कहा, गुड, तुम्हें याद है जब तुम आई थी मुंबई शहर में नई और हमसे नौकरी मांगी थी? अनाया ने हाँ में सर हिलाया। मोतीराम ने बोलना जारी रखा, तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमें निराश नहीं करोगी। अनाया, सर मुझे सब याद है, आपका एहसान है मुझ पर और मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको कभी कोई शिकायत का मौका ना दूं। मोतीराम, हमें पता है बेटा, तुम मेहनती हो। बॉस ने पहली बार अनाया को बेटा बोला था। अनाया अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बॉस को देखकर सोच रही थी, ये क्या है? आई मीन कोई चमत्कार हुआ है या अगरबत्ती का धुआं इस पेटू के दिमाग में चला गया है? नो, नहीं, नेवर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सब सोचते हुए अनाया अपनी ही दुनिया में थी। बॉस ने थोड़ी तेज आवाज में उससे पूछा, बेटा तुम ठीक हो? क्या सोच रही हो? अनाया एक झटके के साथ अपनी सोच से बाहर आई और बोली, कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। बॉस ने बोलना शुरू किया, अनाया मैंने कुछ सोचा है तुम्हारे बारे में, और एक पेपर अनाया के सामने रख दिया। मोतीराम ने इशारे से पेपर को पढ़ने को बोला। अनाया के मन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। उसने मन में महादेव का नाम लिया और वो पेपर उठाया, पढ़ना शुरू किया। पेपर पढ़ने से लेकर उसकी लास्ट लाइन तक अनाया की आंखें बड़ी हो गईं और उसने बॉस की तरफ देखा। मोतीराम ने उसे मुस्कुराकर कहा, यस बेटा, यू डिजर्व दिस। वो पेपर अनाया के प्रमोशन का था। चौरसिया इवेंट एंड ऑर्गेनाइजर कंपनी की इवेंट मैनेजर बन गई थी। उसने खुशी से मोतीराम के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। मोतीराम ने भी उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, जितनी मेहनत तुम अब तक करती आई हो उससे ज्यादा यहाँ करनी पड़ेगी। बड़ी पोस्ट के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आएंगी। खूब मेहनत करना और मेरे उस यकीन को टूटने मत देना जो तुम पर 3 साल 7 महीने पहले किया था।
अनाया ने हाँ में सर हिलाया और मोतीराम को थैंक यू बोला और यकीन दिलाया वो अब बहुत मेहनत करेगी। मोतीराम ने प्यून को बुलाया और बोला, मिस अनाया शर्मा का सारा सामान मैनेजर के केबिन में रखवा दो। मिस शर्मा अब मैनेजर की पोस्ट पर हैं। मोतीराम अनाया की तरफ मुड़ा और बोला, मिस शर्मा मुबारक हो अपनी नई पोस्ट के लिए। आज आपका लास्ट डे है इस कंपनी में बतौर एम्प्लॉय, सो सेलिब्रेट कीजिए इस डे को। कल पता नहीं आपको फुर्सत मिले न मिले। अनाया ने दोबारा मोतीराम को धन्यवाद बोला और उसके केबिन से बाहर आ गई। कंपनी के सब लोगों को पता चल गया था अनाया के प्रमोशन के बारे में। सब उसे घेर कर खड़े थे और उसे मुबारकबाद दे रहे थे। तभी अपूर्वा बोली, यार अब तो पार्टी दे दे, मैनेजर बन गई है तू हमारी। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, जब मर्जी पार्टी ले लो। तभी उसमें से एक लड़का अंकित बोला, यार हमारी वाली पार्टी तो तुम करती नहीं हो, तो अब तुम्हारी वाली पार्टी से काम चलाना पड़ेगा। अनाया ने कहना शुरू किया, यस गाइज यू आर राइट, मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल नहीं हो सकती हूँ, तो तुम सब मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ। आज सबका लंच मेरी तरफ से, जिसको जो खाना पीना है खाओ, ये मेरी तरफ से। एंजॉय गाइज। लंच टाइम हो चुका था तो सब कैंटीन की तरफ बढ़े और लंच एंजॉय कर रहे थे। सब उसे मुबारकबाद बार बार दे रहे थे। अनाया भी उनके साथ बैठकर लंच एंजॉय कर रही थी और बहुत खुश थी और डरी हुई भी थी। अंदर ही अंदर जिम्मेदारी का डर अनाया को मन ही मन परेशान कर रहा था। उसने जल्दी अपना लंच खत्म किया और वापस अपने केबिन में आ गई, जहां से उसे शिफ्ट होकर मैनेजर के केबिन में जाना था। वो थोड़ी देर अपनी चेयर पर बैठी और अपनी बीती यादें ताजा करती रही। किस तरह वो अपने 9 साल के भाई को लेकर मुंबई आई थी, कितनी परेशानी का सामना किया। उसे ये नौकरी मिलने में भी बहुत परेशानी हुई और आज उसके पास वो सब कुछ है जो उसने सोचा भी नहीं था। अभी और भी बहुत कुछ करना है उसे अपने भाई के लिए। उसे एक अच्छा काबिल इंसान बनाना है, बहुत पढ़ाना है। उसे एक अनाथाश्रम खोलना है जहां उसके जैसे बच्चे अपना भविष्य संवार सकें और उन्हें जिंदगी में वो सब देखना ना पड़े जो उसने देखा है। तभी पियून की आवाज के साथ उसकी आंख खुली। वो चेयर पर बैठे बैठे कब अपने अतीत की यादों में गुम हो गई थी, उसे पता ही नहीं चला। पियून ने बोलना शुरू किया, दीदी आपका सारा सामान सामने वाले केबिन में शिफ्ट कर दिया है, आप चेक कर लीजिए, कुछ रह तो नहीं गया। अनाया बोली, कुछ नहीं रह गया, सब हो गया, धन्यवाद। आप खाना खा लीजिए कैंटीन में, जो आपको मन हो, बिल मेरे नाम पर बनवा देना। जी दीदी, बोलता हुआ पियून के जाने के बाद अनाया ने अपनी राइट हैंड पर बंधी हुई घड़ी की तरफ नजर डाली जो 5 बजने का इशारा कर रही थी। उसने जल्दी अपना सामान समेटा और ऑफिस से निकल गई। वो आज की खुशी कुछ लोगों के साथ बांटना चाहती थी। उसने अपनी एक्टिवा पार्किंग से निकाली और चल दी। आधे घंटे के सफर के बाद अनाया एक चाय की दुकान पर रुकी। उसने अपनी एक्टिवा वहीं साइड में पार्क कर दी और वहां खड़े कुछ बच्चों की तरफ उसके कदम बढ़े। सब बच्चे उसे देखकर खुशी से उसका नाम पुकारने लगे, अनाया दीदी आ गई, अनाया दीदी आ गई। अनाया ने आगे बढ़कर सब बच्चों को गले लगाया। सब बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे, इसमें शक नहीं था। अनाया ने बोलना शुरू किया, बच्चों आज आपकी दीदी का प्रमोशन हुआ है तो आज की पार्टी बनती है। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। अनाया उन्हें चाय की दुकान के साथ बने हुए ढाबे में लेकर गई। वहां पड़ी खटियों पर सबको बैठने को कहा और अंदर चली गई। उसने ढाबे के मालिक को बोला, वीर जी ये बच्चे जो खाना चाहें उन्हें खिलाइए। बलविंद्र जो ढाबे का मालिक था उसने अनाया को बोला, जी बेबे बिल्कुल। बलविंद्र ने अपने वेटर को आवाज लगाई और